आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। जैसे अल्कोहल और ईथर में देखो, यहाँ पे हमने इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर का एग्जांपल ले लिया। ये अल्कोहल इथेनॉल लिक्विड है और ये ईथर गैस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस, इसका 17। इसके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये नहीं करता। इसमें एसिडिक एच है, इसके पास नहीं है। ये रिएक्शन मेटल के साथ H2 गैस देता है, ये नहीं देता। ये HI के साथ रिएक्शन करके इथाइल आयोडाइड बनाता है, ये जबकि मिथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड बनाता है। तो बहुत सारे डिफरेंस आ गए ना। ठीक, एक ही डिफरेंस काफी होता है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाए। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। बारिश आ गई क्या? है ना, आवाज नहीं आ रही बारिश की? नहीं आ रही। टाइप, इसके 6 टाइप होते हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये हम जीओसी 1 में पढ़ेंगे। ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप डिफरेंट हो जाए। ठीक, दो टाइप का होता है, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल के दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। आज हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पहले 5, किसके? स्ट्रक्चरल के। चेन आइसोमर किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट साइज हो जाए, प्रिंसिपल कार्बन चेन का या साइड चेन का। जैसे इसमें देखो 4 की चेन, 3 की चेन, 4 की 3 की, 4 की 3 की, 5 की प्रिंसिपल कार्बन चेन, 4 की 3 की। अब इनमें देखो, इनमें प्रिंसिपल कार्बन चेन तो 6 की है, लेकिन साइड चेन यहाँ 2 की, यहाँ 1 की, यहाँ पे साइड चेन 2 की, यहाँ पे 1 की। कर दोगे ऐसे? नेक्स्ट, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड कितने हैं चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? एल्केन के 4, एल्कीन के, एल्काइन के, साइक्लोएल्केन के, एल्कीनाइन के, अल्कोहल के 4। याद नहीं करने, जैसे मैंने बना के सिखा वैसे सीखने हैं बस। ठीक, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाए। तो इनमें क्या होता है? जैसे 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल हो गया। अच्छा, ये ध्यान रखना, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट सेम रहनी चाहिए और इसमें चेन भी सेम रहनी चाहिए, नहीं तो चेन आइसोमर कहलाएगा वो। ठीक, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज है। अब इसमें भी वैसा ही है, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। ये 2 पे डबल बॉन्ड है, इसमें 3 पे डबल बॉन्ड है। असर्शन रीजन भी करा देखना, OH की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? डबल बॉन्ड की। और ये देखो 1 डाइमिथाइल, ये 1 डाइमिथाइल, ये ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पीआई, एनी कंपाउंड 2 एल्केन, 6 एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर इन फॉलोइंग, ट्राइक्लोरोबेंजीन, एक एक बना के दिखाए थे मैंने आपको, 3 बन जाएंगे। डाइक्लोरोब्यूटेन, पहले 1 बनाओ, फिर 2 2, फिर 1 2 1 3 1 4 2 3। और टेट्रासाइक्लोब्यूटेन में 1 बाय 1 ट्राई करेंगे, पहले दोनों को एक साथ रखो, 1 1 2 2 पे, 1 1 3 3 पे, फिर 2 को एक साथ रखो, बाकी 2 को अलग कर दो, 1 1 2 3 1 1 2 4, और फिर चारों को अलग कर दो, 5 बन गए, है ना। नेक्स्ट, फंक्शनल आइसोमर, ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे अल्कोहल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, साइनाइड आइसोसाइनाइड। ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर नहीं होते। कोई बोले वो तो भाई डिफरेंट टाइम में वाइड टर्बिडिटी देंगे लुकास रीजेंट के साथ, प्राइमरी 30 मिनट में, सेकेंडरी 5 मिनट में, टर्सरी इमीडिएटली। तो बोलना केमिकल रिएक्शन सेम है, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है। जैसे हम सबकी रैंक डिफरेंट आएगी लेकिन हम सब बनेंगे डॉक्टर, तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट का वाइड टर्बिडिटी, प्रोडक्ट सेम आया है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट था, टाइम डिफरेंट था। ये क्या है, ये फिनोलिक ग्रुप, ये अल्कोहलिक, इसमें साइक्लिक एस्टर, ये कीटो ग्रुप, ये साइक्लिक अमाइड, ये कीटो। रिंग चेन, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है, तो दे आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स। जैसे पहला जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n, इसमें एल्कीन और साइक्लोएल्केन बनेगा, प्रोपिन साइक्लोप्रोपेन हो गया। C4H8 में 3 तो आपकी ओपन चेन एल्केन बन गई, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन और 2 मिथाइल प्रोपिन, और 2 बन जाएंगे इसके रिंग वाले, साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक,
ये बन गए टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन ये वाला देखो 2 ब्यूटेन सिस ट्रांस आइसोमर शो करता ना, सिस ब्यूटुइन ट्रांस ब्यूटुइन, तो इसके 2 बनेंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे 6 इंक्लूडिंग स्टीरियोमर आ गया। नेक्स्ट CnH2n-2 है तो एल्काइन, एल्काडाइन, साइक्लो एल्किन, बाइसाइक्लोस्पायरो, ये बनते हैं CnH2n-2 में। तो ये जनरल फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा ये दे रखा आपको C4H6 IIT एडवांस का क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे आप समझ गए। CnH2n-2 है, ये एल्काइन, एल्काडाइन, साइक्लो एल्किन, बाइसाइक्लो एस्पायरो का फॉर्मूला है, तो सारे चेक करेंगे। पहले आपने बनाया 1 ब्यूटाइन, फिर आपने एल्काइन रखते ही पोजीशन चेंज की 2 ब्यूटाइन बनाया, फिर आपने देखा और कोई चेंज नहीं हो सकता, चेन तो छोटी कर ही नहीं सकते, फिर इसके बाद आपने बनाया एल्काडाइन 1,2 ब्यूटाडाइन, फिर पोजीशन चेंज कर दी 1,3 ब्यूटाडाइन, और कोई चेंज नहीं आ सकता। अब आए आप साइक्लो एल्किन पे, साइक्लो ब्यूटिन, साइक्लो प्रोपिन में 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन और 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपिन, पोजीशन चेंज करके, और एक ये बन जाएगा जिसमें ना जो साइक्लो एल्केन है उसके बाहर वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, और एक बनेगा बाइसाइक्लो, उसमें मिनिमम 4 कार्बन। कितने बने टोटल 9। मेटामर कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड मेटामर्स एंड फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। इसमें ना ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, थायोईथर, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन, कीटो या एस्टर, ठीक। इसमें ये एग्जांपल आ गया आपका नीट 2021 का एनसीईआरटी में है। ये क्या है, इधर मिथाइल, इधर एन प्रोपाइल, इधर मिथाइल, इधर एन आइसोप्रोपाइल, इधर इथाइल, इधर इथाइल, और ये वाले क्या है, ये बस इतना रहने दो। अच्छा एक फालतू की चीज लिखवाते हैं कोचिंग वाले, प्रायोरिटी ऑर्डर। लिखना तो लिख लो किसी को, ये किसी बुक में नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में नहीं है। वो ये बोलते हैं अगर आपको प्रायोरिटी बतानी हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म को, दूसरा मेटामेरिज्म को, सॉरी टोटोमेरिज्म को, और फिर ये फंक्शनल, फिर मेटा, फिर चेन और फिर पोजीशन, ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करते हैं। कोई जरूरत नहीं है इसकी, एफएमसीपी रूल और पता नहीं क्या क्या लिखवा देते हैं, कोई एनसीईआरटी में नहीं, आईपीएससी ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं कर रखा है, ये कोटा के रूल है, लिखना तो लिख लो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने सीखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे अगर एल्केन से स्टार्ट करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसमें कोई चेंज आ नहीं सकता। फिर देखा हमने ब्यूटेन, ब्यूटेन में आपके 2 केस बन सकते हैं, एक 4 की कार्बन की चेन, एक 3 कार्बन की चेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक। 5 वाले में देखा आपने 5 का चेन बनाया, उसमें कोई चेंज नहीं। फिर 4 का चेन बनाओ, एक मिथाइल है, वो भी बस 2 मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है, इस पे लगाओ या इस पे लगाओ। फिर आपने एक केस और बनाया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो 3 केस बन गए, ठीक। जब आप इसका हेक्सेन का करेंगे, हेक्सेन का एक तो स्ट्रेट चेन कार्बन, फिर स्ट्रेट का चेन कार्बन में कोई चेंज नहीं, चेन को 5 की करो, 5 की करने के बाद 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 केस बन गए। 5 वाली में कोई और चेंज नहीं आएगा। फिर आप 4 की करो, 4 वाली में आपके पास 2 मिथाइल है, तो उनको इथाइल के फॉर्म में रखो या डाई मिथाइल के फॉर्म में। अगर इथाइल को रखा, टर्मिनल पे लगा नहीं सकते कभी, क्योंकि चेन बड़ी हो जाएगी, और इन दोनों में से किसी भी लगाया तो वापिस क्या हो जाएगी, ये चेन वापिस 5 की हो जाएगी। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग किया, किस फॉर्म में, डाई मिथाइल में। अब 2 मिथाइल को भी एक काम कर सकते हो, एक बार तो एक साथ रखो, तो दोनों को सेकंड कार्बन पे रखा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इस पे नहीं रखोगे क्योंकि फिर इधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एक क्या कर सकते हो, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन कर लोगे। तो ऐसे आइसोमर्स बनाने सीखने आपको। कितने बने हेक्सेन के, 5। नेक्स्ट ऐसे ही इसी सीक्वेंस में 7 की चेन, फिर 6 की चेन के पॉसिबल केस, 5 की चेन के पॉसिबल केस, 4 की चेन के पॉसिबल केस, टोटल कितने बनेंगे 9। 5 वाली हेक्सेन के बने 5, हेप्टेन के बने 9, और ऑक्टेन के 18, नेओनिन के 35, डेकेन के जरूर याद रखना 75। तो ये येलो वाले याद करना बस, ठीक। वैसे एग्जाम में इस बार तो आएगा भी नहीं क्योंकि आ चुका अच्छा क्वेश्चन पहले पिछले बार। नेक्स्ट CnH2n एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन, तो इथिन का तो बनेगा नहीं। अब प्रोपिन का बनेगा, प्रोपिन एंड साइक्लोप्रोपिन, और C4H8 में 3 तो बनेंगे ओपन चेन एल्कीन और 2 बनेंगे क्लोज चेन, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बने 5। नेक्स्ट C5H10 में बनाओ, पहले 5 की चेन, 1 पेंटिन, फिर पोजीशन चेंज करो, 5 कार्बन की चेन रखते हुए 2 पेंटिन, चेन को अब छोटा करो, 1 ब्यूटिन में एक बार तो 2 मिथाइल करो, एक बार 3 मिथाइल करो, फिर 2 ब्यूटिन करो, कितने बन गए 5। स्ट्रक्चरल हो गए 5 ओपन चेन और क्लोज चेन, 5 साइक्लोपेंटेन, 4 की, 3 की इथाइल साइक्लोप्रोपेन, फिर 1,1 डाइमिथाइल और 1,2 डाइमिथाइल, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए 10 हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं किसके, C6H12 के।
अप्रोच क्या होनी चाहिए वो सीखो, क्योंकि अप्रोच सही है तो एग्जाम क्वालिफाई करना बाएं हाथ का गेम है। कैसे? सबसे पहले आपको ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, किसके? C6H12 के, यानी साइक्लोएल्केन्स। क्या बना पहला? साइक्लोहेक्सेन। फिर उसमें कोई पॉसिबल चेंज नहीं है, फिर 5 की चेन कर दी, एक मिथाइल ग्रुप लग गया, उसमें कोई और चेंज नहीं है। अब चेन 4 की करो, आपके पास 2 कार्बन है, कैसे रख सकते हो? दोनों को एक साथ इथाइल के फॉर्म में, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। फिर दोनों कार्बन को अलग कर दो, 2 मिथाइल हो गए, दोनों मिथाइल को पहले रखो एक ही कार्बन पे, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, फिर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, फिर 1,3 कर दो। कितने केस हो गए इसके? 4। अब चेन को और छोटा करो, कितने की? 3 की। 3 की चेन कर दी, आपके पास 3 कार्बन है, उनको कैसे रख सकते हो? तीनों कार्बन को एक साथ प्रोपाइल, या 2 कार्बन एक साथ, एक साथ इथाइल मिथाइल, या तीनों को अलग अलग ट्राई मिथाइल। तो पहले तीनों को एक साथ रखा तो N प्रोपाइल लगाया साइक्लोब्यूटेन प्रोपेन के, फिर एक बार जब भी प्रोपाइल आएगा ध्यान रखना आइसोप्रोपाइल भी बनाना, तो ये 2 बनता है, N प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, 2 केस बन गए। फिर इथाइल और मिथाइल, 1 इथाइल 1 मिथाइल, फिर 1 इथाइल 1 मिथाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल, और फिर तीनों कार्बन अलग अलग, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 और 2 पे 1,1,2 ट्राई मिथाइल, फिर 1,2,3 ट्राई मिथाइल। टोटल स्ट्रक्चरल कितने बन गए? 12। अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, एल्काइन, एल्काडाइन, साइक्लोएल्केन्स, बाईसाइक्लोस्पाइरो, ये बनेंगे एल्काइड के केस में। इथाइन का कुछ नहीं बनेगा। प्रोपाइन का एक तो प्रोपाइन बन गया, एक प्रोपा 1,2 डाइइन बन गया, और एक साइक्लोप्रोपिन बन गया, 3 बन गया। नेक्स्ट, C4H6 के कल आपने देखे थे 9 आइसोमर बने थे। C5H8 के ओनली एल्काइन पूछे, 1 पेंटाइन, 5 के में 2 पेंटाइन बनेगा, और 4 वाले में सिर्फ एक केस बनता है 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइल। ठीक कर लोगे? 3। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में प्रॉब्लम 13, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द 5th मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। ओनली स्ट्रक्चरल अल्काइन आइसोमर्स लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले 6 की चेन बनाई, उसमें 1 हेक्साइन, 2 हेक्साइन, 3 हेक्साइन, 6 की चेन में 3 पोजीशन आइसोमर बन गए। फिर चेन 5 की कर दी, और 5 में 1 पेंटाइन, 1 पेंटाइन में एक बार तो थर्ड कार्बन पे लगाया मिथाइल, एक बार 4th कार्बन पे लगा, तो 1 पेंटाइन के 2 केस। फिर 2 पेंटाइन बनाया, उसमें सिर्फ एक केस बनेगा, कौन सा? 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। और फिर 4 कार्बन की चेन बनाई, उसमें 2 मिथाइल ग्रुप आएंगे, किस पे? तीसरे कार्बन पे, तो 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटाइल। तो कितने केस बने टोटल? 7। एग्जामिनर सीधा 7 आंसर पूछ सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10। तो सारे इनमें से नेम लिख के दे देगा, और एक आधा यूपीएससी नेम को गलत कर देगा। हो जाएगा क्वेश्चन बढ़िया? नहीं कर देंगे। नेक्स्ट, अल्कोहल एंड ईथर के, भाई अगर 2 कार्बन का है तो एक तो इथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर बन गया, 3 कार्बन का है तो 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल और इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। 4 कार्बन का तो 4 कार्बन की चेन, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, चेन को छोटा करो, 3 कार्बन की आइसोब्यूटेन में, एक तो प्राइमरी अल्कोहल, एक टर्सरी अल्कोहल। अल्कोहल के कितने बने? 4। फिर बनाओ ईथर, मिथाइल और ये प्रोपाइल, और प्रोपाइल के हमेशा 2 केस, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, ये मेटामर बन गए ना एक दूसरे के। फिर इधर एक कार्बन था, इधर 3 थे, अब इधर एक और ले जाओ, 2 इधर 2 इधर, डाइथाइल ईथर। तो कितने बने टोटल ईथर के? 3, टोटल 7 हो गए। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, C5H12O के ओनली अल्कोहलिक स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने हैं। 5 की चेन बनाओ, 5 की चेन में 3 पॉसिबल केस बनेंगे, 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। फिर चेन को 4 की करो, 4 वाली में देखो ये प्राइमरी कार्बन जो सेकेंडरी कार्बन जुड़ा, ये दोनों प्राइमरी अलग है क्योंकि ये टर्सरी जुड़े हैं, तो इसके कार्बन के OH लगाओगे ये अलग केस, इस कार्बन के OH लगाओगे प्राइमरी का अलग केस है, दोनों प्राइमरी अल्कोहल लेकिन अलग केस है। फिर एक सेकेंडरी के बन सकता है, एक टर्सरी के, तो ये 4 कार्बन के चेन में 4 बन गए, ठीक। फिर एक बन गया 3 कार्बन की चेन का नियोपेंटाइल अल्कोहल। टोटल कितने बने? 8, 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और एक टर्सरी। C5H10O एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप रखा, 4 कार्बन है, चारों को स्ट्रेट चेन में, फिर 3 की चेन, मिथाइल को एक बार इस कार्बन पे, एक बार इस कार्बन पे, और फिर एक बार 3 कार्बन की चेन, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए। एल्डिहाइड के 4, कीटोन के एक मिथाइल, ये कीटोन हुआ, इधर मिथाइल इधर प्रोपाइल, और प्रोपाइल आते ही आइसोप्रोपाइल, फिर एक कार्बन और उधर ले जाओ डाइथाइल कीटोन, कितने बने? 7 बने। नेक्स्ट, ओनली पॉसिबल आइसोमर ऑफ एसिड एंड एस्टर C4H8O2,
एसिड के 2 बनेंगे, सीधा ब्यूटेनोइक एसिड और 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और एस्टर के देखो 1 कार्बन का एस्टर बना और इधर एल्काइल ग्रुप में 3 कार्बन, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, फिर 1 कार्बन और इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन का इथेनोएट हो जाएगा और इधर इथाइल, फिर 1 कार्बन और इधर ले आओ, ये प्रोपेनोएट हो जाएगा और इधर एल्काइल ग्रुप में मिथाइल। तो कितने बन गए 4, तो टोटल 6। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11 नाइट्रोजन लिखा है, एनसीईआरटी माइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें बनाओगे देखो, प्राइमरी अमीन बनेंगे 4, सेकेंडरी अमीन बनेंगे 3, टर्सरी बनेगा 1, टोटल 8। फाइंड नंबर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। इसमें क्या करो, बेंजीन है ना, बेंजीन के है ना, एक तो कार्बन लगाना है, एक ऑक्सीजन लगाना है, तो ऑक्सीजन को एक बार फिनोल की फॉर्म में लगा दो और कार्बन को एक बार मिथाइल की फॉर्म में, तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, 3 बन गए फिनोलिक। फिर इसको अल्कोहलिक बनाओ, बेंजाइल अल्कोहल बना दिया और अल्कोहल से एनिसोल भी बन जाएगा। ठीक, कितने बन जाएंगे, 5 बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। राइट नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग। इनमें जितने टाइप के हाइड्रोजन है ना, उतने टाइप के हाइड्रोजन हटा के उतने टाइप के पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। ठीक, अब प्रोपेन में 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी से 1 प्रोपेन ये क्लोराइड बना और यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन। टोलिन में एक तो ना यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन हटा के Cl लगाएंगे और एक ऑर्थो मेटा पैरा का, ऑर्थो क्लोरोटोलिन, मेटा क्लोरोटोलिन, पैरा क्लोरोटोलिन, टोटल 4 पॉसिबल केस बन सकते हैं। बोलो कोई डाउट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल फर्दर 2 टाइप का, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बोलेगा नहीं कोई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे, बोलो भाई, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है, अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसमें आराम से रोटेशन हो सकता है ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा और कराया तो टूट जाएगा। तो ये देखो डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे ClCl सेम साइड है, इसमें अपोजिट साइड है, तो L1 और L2 डिस्टेंस स्पेशल अरेंजमेंट अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसमें आता है, एक तो पाई बॉन्ड के राउंड, दूसरा आपका साइक्लो एल्केन्स में, इसमें डबल बॉन्ड है ना, और साइक्लो एल्कीन्स में। वैसे ट्रिपल बॉन्ड के राउंड भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, लेकिन एल्काइन शो नहीं करती। ठीक, कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, या यूं बोल दो जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिन कार्बन पे है वो प्लेनर होने चाहिए। नेक्स्ट, कंपाउंड मस्ट हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और एटम जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में इन्वॉल्व है दे शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट एटम और ग्रुप इंडिविजुअली। एल्कीन्स कौन सा शो करेगी, ऐसी एल्कीन्स GI शो करेंगी जिनमें दोनों sp2 कार्बन डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़े इंडिविजुअली, ये कार्बन डिफरेंट एटम या ग्रुप से और ये कार्बन भी डिफरेंट एटम या ग्रुप से। जैसे इसमें देखो सेम आ गए, किसी भी एक पे सेम आ जाएगा, बोलो मत भाई तुम दोनों बहुत डिस्टर्ब करते हो। ठीक, इधर देखो ये दोनों सेम है, इधर A और B, इस पे अलग है दोनों, इस पे भी अलग, ये GI शो करेगा। इस पे इंडिविजुअली अलग है, इस पे इंडिविजुअली अलग है, GI शो करेगा। इस पे इंडिविजुअली अलग है, इस पे इंडिविजुअली अलग है, GI शो करेगा। बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन से ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बना के देखने हैं। ठीक, इसके बाद इमीन होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है और एक कोई एटम या ग्रुप आएगा तो ये स्यूडो एटम होता है, तो ये अलग होंगे। लोन पेयर कभी भी एटम के जैसा नहीं हो सकता है। तो आप ये देखो, इस कार्बन के दोनों एटम या ग्रुप डिफरेंट आ गए तो GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये डिफरेंट है, शो करेगा, ये सेम है, नहीं करेगा। ऑक्साइम 2 टाइप का होता है, एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम। ऑल एल्डोक्साइम विल शो GI एक्सेप्ट ऑक्साइम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड ऑल अनसिमेट्रिक कीटोक्साइम विल शो GI। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बोनिल सब्सटेंस है वो NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये ऑक्साइम बनता है। अगर वहां एल्डिहाइड है तो एल्डोक्साइम, अगर वहां कीटोन है तो कीटोक्साइम। एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड में दोनों सेम एटम आ गए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के केस में GI शो नहीं करेगा। अदर कोई भी एल्डिहाइड आएगा हमेशा करेगा। बोलो कोई डाउट है क्या। और सिमेट्रिक कीटोन आ गया तो नहीं करेगा, अनसिमेट्रिक कीटोन आ गया तो करेगा। बोलो कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट, ये एग्जांपल कराए थे किसके ऑक्साइम शो करेगा किसका नहीं करेगा। नेक्स्ट है एजो कंपाउंड। सारे एजो कंपाउंड GI शो करते हैं क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक तो लोन पेयर है और एक एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक,
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सब्सटेंस नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आ गए। ओ डबल बॉन्ड भी नहीं करेगा। एल्काइंस जीआई शो नहीं करती क्योंकि वो लीनियर होती है, उनमें डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ऐसे करो या ऐसे चेक करो। नेक्स्ट, साइक्लोएल्केन, ऐसी साइक्लोएल्केन्स जिनमें एटलीस्ट 2 का sp3 कार्बन डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़े हैं इंडिविजुअली, दे विल शो जीआई। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लोगे? ये एग्जांपल्स हैं, ठीक। ये फालतू के एग्जांपल ये कोचिंग के लिए करवाए जाते हैं, इनको बेसिक मत छोड़ देना, बस इनमें कर लो। इसमें क्या है, सारे सेम एटम या ग्रुप है, 2-2 सभी कार्बन पे। इसमें एक ही कार्बन ऐसा है जिसके डिफरेंट एटम या ग्रुप है, हाइड्रोजन और मिथाइल, ये नहीं करेगा। इसमें देखो 2 sp3 कार्बन एटम है जिनके डिफरेंट एटम या ग्रुप है, जीआई शो करेगा। ये नहीं करेगा क्योंकि इसके एक कार्बन के 2 मिथाइल आ गए, इसके ये मिथाइल हाइड्रोजन है तो एक ही कार्बन के डिफरेंट है, ये करेगा। इसमें भी 2 कार्बन एटम के डिफरेंट हो गए, इसके चारों के डिफरेंट है, ये भी जीआई शो करेगा। ये नहीं करेगा, ये वाला कर जाएगा। कर लोगे ना ऐसे, ठीक। ये क्या लिख रखा? 3। अच्छा, ये आर नीचे कैसे आ गया? जीआई इन साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन में डबल बॉन्ड होगा। ओनली वो साइक्लोएल्केन डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो करेगी जिसमें 7 से ज्यादा कार्बन है, यानी मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 8, तो ये 8 वाली शो करती है, बाकी डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं करेगी। फिर कुछ एग्जांपल ऐसे आ जाते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड तो कर ही नहीं रही, 6, 5, 4 वाली, लेकिन उनमें जो sp3 कार्बन एटम है, अगर कोई एटलीस्ट 2 का sp3 कार्बन डिफरेंट एटम या ग्रुप से जुड़े हैं तो उसके अराउंड शो कर जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 3 टाइप से, सिस ट्रांस, सिन एंटी, इजेड। सिस ट्रांस कब एप्लीकेबल है? व्हेन एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप और एटम आर प्रेजेंट एट RRS, अगर दोनों सेम साइड है सिस, अपोजिट साइड है ट्रांस। सिन एंटी कब एप्लीकेबल है? अच्छा, इसमें भी देख लो, साइक्लिक में क्या, दोनों ये वेज पे लगे हैं तो सिस, और एक वेज पे एक डैश पे लगा है ट्रांस। कर लोगे ऐसे? नेक्स्ट, सिन एंटी। सिन एंटी में अगर हम ऑक्जाइम की बात करें, एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम, एल्डोक्साइम में क्या होगा, यहां पे नाइट्रोजन के OH लगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन लगा, HOH सेम साइड सिन, HOH अपोजिट साइड ट्रांस। कीटोक्साइम में क्या करेंगे, OH लगा नाइट्रोजन के और इसके लगेंगे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। अगर अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड एल्काइल ग्रुप और OH सेम साइड सिन और अपोजिट साइड है तो एंटी, एंटी या ट्रांस, ठीक। इमीन में क्या होता है? इमीन में कुछ नहीं, वही देखते हैं लोन पेयर और अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को, ये सिलेबस में भी नहीं है, ठीक। लोन पेयर अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप सेम साइड सिन, अपोजिट साइड ट्रांस, छोड़ दो बेशक। एजो में आपको बताइए लोन पेयर सेम साइड सिन, अपोजिट साइड ट्रांस, है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है सिन एंटी। नेक्स्ट, इजेड, ये भी सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूं। देखो, अगर कब एप्लीकेबल है? जब चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट हो जाए। सिन एंटी तब एप्लीकेबल था जब एटलीस्ट 1 लोन पेयर आ जाए RRS पे, तो इसमें चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट हो जाए तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, Z जूसामन, अपोजिट साइड है E एंटी गैगन। किसने? CIP रूल ने बताया था। CIP रूल में 4 पॉइंट है, 1 by 1 ऐसे ही चलना है। सबसे पहले क्या करोगे, जो डबल बॉन्ड है ना, उससे जुड़ा डायरेक्टली जो एटम जुड़ा है, अगर जिस उसमें देखो कौन से का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर टेस्ट डायरेक्टली टू RRS। तो इसमें क्लोरीन की, इन दोनों में आयोडीन की, तो HP सेम साइड होगा हायर प्रायोरिटी, इसमें अपोजिट साइड होगा, वो Z ये E। कर दोगे? अगर मास एटॉमिक नंबर सेम हो जाए फिर मास नंबर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है तो ड्यूटेरियम का मास ज्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी, यहाँ क्लोरीन है 35 37 वाले की ज्यादा प्रायोरिटी, सेम साइड Z, इसमें अपोजिट साइड होगा ट्रांस यानी एंटी गैगन, ठीक। एटम डायरेक्टली अटैच जो है RRS से, अगर वो सेम हो जाए देन चेक फॉर नेक्स्ट एटम, और वो भी सेम हो जाए नेक्स्ट एटम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड सो ऑन, ठीक। यहां पे देखो ये कार्बन, ये भी कार्बन, सेम हो गया, इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जुड़ा, सर हाइड्रोजन भी जुड़ा है, भाई हाइड्रोजन बाद में चेक करेंगे, पहले ज्यादा प्रायोरिटी वाला देखेंगे। इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, फिर इस कार्बन से नेक्स्ट हाइड्रोजन, इससे नेक्स्ट कार्बन, कौन जीत गया? ये जीत गया, ठीक। इसमें कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, इसमें कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये जीत गया। तो क्या हो गया? HP सेम साइड Z। अब इसमें देखो कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जीत गया, कार्बन कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, और यहां कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, फिर कार्बन से नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन है यहां पे, और यहां पे इस कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं तो कार्बन, तो ये जीत गया, इसकी हायर प्रायोरिटी, ये फिर Z हो गया, ठीक। कई लोग Cl की तरफ भाग लेते हैं पहले ही।
डबल बॉन्ड कभी, ये डबल बॉन्ड को ऐसे मानो ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये ऐसा मानो कि ये दो कार्बन से जुड़ा है, और वो दो कार्बन, ये भी तो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी दो कार्बन से जुड़ा है, 1 2, ये भी दो कार्बन से जुड़ा है, 1 2। ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कार्बन ऐसा मानो कि 3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऐसा मानो ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन भी तो 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है, ऐसा मानो, और नाइट्रोजन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है, सॉरी। कर लोगे ऐसे। अब इसमें देखा कार्बन, यहां भी कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, यहां भी नेक्स्ट कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन है ना, इसमें भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 3 कार्बन हो गए, फिर उसमें नेक्स्ट कार्बन पे चले जाओ, ये किससे जुड़ा नेक्स्ट, फिर हाइड्रोजन से, जबकि ये किससे जुड़ा, कार्बन से, तो ये जीत गया ना, हायर प्रायोरिटी। ये कार्बन, वो कार्बन, इस कार्बन से नेक्स्ट क्लोरीन, उसे नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये जीत गया, जेड आ गया। कार्बन से नेक्स्ट ये सॉरी नाइट्रोजन, यहां कार्बन, वो जीत गया, बात खत्म, हायर प्रायोरिटी। कार्बन कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, कार्बन से नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये जीत गया ई। कर दोगे। फिर ये बताया था आईयूपीएसी नेम आपको लिखना आता है ना, जैसे ये क्या है 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेप्टा 2,4 डाई इन 1 अल्फा, तो इसमें ना अगर ये डबल बॉन्ड के जेड और ई पूछे तो ये जेड फाइंड आउट कर लिया आपने, ये ई आ गया, तो इसको क्या बोलोगे 2Z4E, बस वहां पे डबल बॉन्ड 2 और 4 लिख रहे थे ना, तो 2Z4E लिख देंगे, ये डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट सिलेबस में नहीं है वो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ जीआई। आप ये देख लो कि जो आपका कंपाउंड उसमें कितने ऐसी पोजीशन है जहां पे वो जीआई शो कर रहा है, मान लीजिए n पोजीशन है, फिर देखो कंपाउंड सिमेट्रिक है नहीं, तो सिमेट्रिक कैसे देखते हैं, बीच में से तोड़ दो उसको, इस साइड और इस साइड सेम है तो सिमेट्रिक, अदरवाइज अनसिमेट्रिक। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिक है देन टोटल जीआई 2 की पावर n, और अगर सिमेट्रिक है देन जीआई 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p इज n इवन है तो p इज इक्वल टू n/2, और ऑड है तो n+1/2। ऐसे कर दोगे, ये तो सिंपल थे। अरे इसके 2 बनेंगे सिस ट्रांस, इसके सिस ट्रांस, ये फॉर्मूला मत लगाओ। अब नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, ये अनसिमेट्रिक है, इसमें इस साइड ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा, तो 2 की पावर 2 4 हो गया। इसमें ये यहां भी जीआई यहां भी जीआई, लेकिन ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, दोनों साइड देखो बीच में से, ठीक। तो इसका n इवन है तो p आ जाएगा 2/2 1 आ गया, तो जीआई 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। कर लोगे, ठीक। ये बना के दिखा के इस पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ये कंपाउंड, इसमें है ना 3 जगह जीआई शो करेगा, लेकिन ये सिमेट्रिक है तो वही n = 3 p = 3 प्लस 1/2 आ गया, तो 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 2-1, ये वाला 2 जगह से शो करेगा, अनसिमेट्रिक है, 2 की पावर 2 4। साइक्लिक छोड़ दो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई, स्टेबिलिटी सिस ज्यादा ट्रांस की होती है, क्योंकि ट्रांस में ना स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी ड्यू टू अपोजिट साइड, ठीक। रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। डाइपोल मोमेंट जनरली सिस का ज्यादा होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी, अब एक बात बताओ, जो ज्यादा पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल, सी ज्यादा पोलर या ट्रांस, सो सिस विल बी मोर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट देन ट्रांस आइसोमर, ठीक। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी से, पैकिंग एफिशिएंसी से, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में एटम्स एक दूसरे के पास है, सॉलिड में एटम एक दूसरे के पास होते हैं, वो जितना सिमेट्रिकली अरेंज होंगे, उनकी सिमेट्रिसिटी जितनी ज्यादा होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। सिस और ट्रांस में अगर बात करें, ट्रांस जो होता है वो उसकी सिमेट्रिसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सिस में दोनों बड़े ग्रुप एक साइड आ गए ना, ट्रांस में अपोजिट साइड है, तो ट्रांस की सिमेट्रिसिटी ज्यादा अच्छी होती है, और ट्रांस की सिमेट्रिसिटी ज्यादा अच्छी तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा, तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसकी पोलरिटी ज्यादा, उसमें डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक। सिस आइसोमर जनरली मोर पोलर होते हैं, इसलिए सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। देखो भाई रिवीजन रिपीट कर रहा हूं मैं ऑनलाइन वालों के लिए। रिवीजन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट दे शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहां पे हमने वर्ड यूज किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? कोई भी लाइट चारों डायरेक्शन में जाएगी, ठीक, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। जब इस ऑर्डिनरी लाइट को किसी स्लिट के थ्रू पास करते हैं, वो एक प्लेन में आती है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सारी एक डायरेक्शन में, जैसे आपने ना खिड़की में से कई बार ऐसे दरार में से आते देखा हुआ लाइट को, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसको हम पास करते हैं थ्रू निकोल प्रिज्म और निकोल प्रिज्म
जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्साइट का, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है पीपीएल से, प्लेन पोलराइज लाइट। जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम सब्सटेंस के थ्रू पास करते हैं, सब्सटेंस डायरेक्ट नहीं रखा जाता, उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और उस सॉल्यूशन को रखा जाता है पोलरिमीटर ट्यूब में। तो पोलरिमीटर ट्यूब में आपने उस सॉल्यूशन को रखा, उसके थ्रू लाइट पास की। केस क्या हो सकता है, लाइट एज इट इज पास करे, वो उसमें कोई भी रोटेशन ना आए। तो यानी सब्सटेंस ने लाइट के साथ छेड़छाड़ नहीं की, सब्सटेंस लाइट की तरफ इनएक्टिव है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। अगर लाइट के साथ सब्सटेंस छेड़छाड़ करता है, उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देता है, देन इट इज एक्टिव टुवर्ड्स लाइट, यानी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो इसमें दो केस बनते हैं, अगर वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है देन इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी और प्लस, और अगर वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है देन इट इज लेवो रोटेटरी रिप्रेजेंटेड बाय एल और माइनस। ठीक, ये सब कुछ जो होता है ना, ये पोलरिमीटर में होता है। उसका डिवाइस का नाम है पोलरिमीटर, और उसमें एक ट्यूब होती है छोटी सी, उसमें सब्सटेंस का सॉल्यूशन रखा जाता है, दैट इज पोलरिमीटर ट्यूब। अब जो सब्सटेंस आपके लाइट को, अगर मान लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, तो वो रोटेट तो कराएगा ही कराएगा प्लेन पोलराइज लाइट को। ये जो रोटेशन होगा, जो लाइट का रोटेशन होगा, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस आपने लिया है, ठीक, अलग अलग सब्सटेंस का रोटेशन अलग आएगा। सेकंड, आपने सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन बनाया है वो कौन से सॉल्वेंट में बनाया है। थर्ड, कंसंट्रेशन क्या यूज की गई है, डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड है। एंड फोर्थ इज पोलरिमीटर की ट्यूब के लेंथ या क्रॉस सेक्शन। और फिफ्थ, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वेवलेंथ मतलब लाइट कौन सी यूज की है, रेड यूज की है, वॉयलेट यूज की है ना। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब लाइट का कैसे होता है, एज लैम्डा इंक्रीज डिफ्लेक्शन डिक्रीज, है ना, लैम्डा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और डिफ्लेक्शन डिक्रीज, और एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पे। बोलो कोई डाउट है क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रिलेटेड टू लाइट, और एक्टिविटी लाइट से रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कोई सब्सटेंस लाइट की तरफ कितना एक्टिव है, यानी टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, जो क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। रोटेट कौन करेगा? जो कि अनसिमेट्रिक सब्सटेंस है, और अनसिमेट्रिक सब्सटेंस की कभी सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनती है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, वो सिमेट्रिक होगा और उसकी जो मिरर इमेज बनेगी सुपरइम्पोजेबल होगी। नेक्स्ट, कायरल सेंटर, जिसको स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं, और कार्बन के केस में इसको कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं, यानी अनसिमेट्रिकल कार्बन, यानी ऐसा अनसिमेट्रिकल एटम बोल दो, ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज एटम जिससे चारों एटम या ग्रुप जो जुड़े हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये देखो, चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट, सबके पास एक एक कार्बन ऐसा है जिसे चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट जुड़े हैं। फिर आप इसमें कहोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन मिथाइल और इथाइल जुड़ा, एक तो लोन पेयर है, लोन पेयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज स्यूडो एटम। तो ये चारों डिफरेंट हो गए ना। पहली कंडीशन sp3 होना चाहिए, चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। अब इसमें देखो, यहां मिथाइल लगा, हाइड्रोजन लगा, इधर गए इस बॉन्ड पे 4 बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड पे मिथाइल, एक पे हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पे CH2, इधर गए CH CH3, अलग हो गया ना कायरल सेंटर। सिमिलरली ये भी कायरल सेंटर, इसमें जैसे उसमें था ना ये 2 कायरल सेंटर, इसमें भी ये 2 कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर नहीं होगा क्योंकि 2 बॉन्ड पे मिथाइल लगे हैं। यहां पे ये इसके देखो कार्बन के मिथाइल और हाइड्रोजन लगा, लेकिन इन दोनों पे देखो, दोनों बॉन्ड पे क्या लगा है, कार्बन, और उन कार्बन से मिथाइल सेम आ गया, तो सब जगह सेम आ रहा, 0 कायरल सेंटर। इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें यहां पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन, लेकिन ये जो 2 बॉन्ड जा रहे हैं, एक नीचे आ रहा, एक ये जा रहा, तो इसमें क्या सेम एटम या ग्रुप लगे हैं, तो ये 0 कायरल सेंटर हो जाएगा। सिमिलरली Cl पे भी ऐसे ही 0 आएगा। इसमें 2 आ गए, 2 इसमें आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे, इसमें 1 भी नहीं आएगा, और इसमें 6 आ जाएंगे, ऐसे काउंट करके देखना है, और ये इसमें 2 आएंगे। ठीक, कायरल सेंटर काउंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोचिंग में बहुत भर भर के सवाल कराए जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम में ऐसी बेवकूफी वाली बातें नहीं आती, और आएगी ना एग्जाम में मैक्सिमम यहां तक, इससे आगे ये इतने नहीं आते कभी भी। ठीक, नेक्स्ट, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल का मतलब होता है अनसिमेट्रिक, यानी कायरल मॉलिक्यूल यानी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, यानी उसकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल। ठीक, जैसे ये तो मैंने इंग्लिश के लेटर बना के दिखाए थे, जैसे ये देखो, ये आपस में ओवरलैप नहीं करते, ठीक, इनकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज नहीं करती। और कायरल कहां से आया है,
कायरो वर्ड रूट से, कायरो मींस हैंड, और हाथ होता है अनसिमेट्रिक। अगर मैं इस हाथ की मिरर इमेज बनाऊं ये बनेगी, और इसको सुपरइम्पोज कराऊं तो नहीं करेगा। ये देखो ये दोनों अलग आ गए ना। नेक्स्ट, ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मींस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज कर जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? सर अगर कोई कायरल सेंटर नहीं है तो वो सिमेट्रिक होगा? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। कायरलिटी इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी और अनसिमेट्रिसिटी, है ना? ठीक, ये लाइन में कल लिखवाऊंगा, आपको आज नहीं लिखवा रहा। कल पूरा आधा पौना घंटा पढ़ाऊंगा पहले, और फिर एक लाइन लिखाऊंगा बस, और उस एक लाइन के लिए मुझे 3 केस बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखना तुम, ठीक। नेक्स्ट देखो, कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब वो अनसिमेट्रिक है। अनसिमेट्रिक कब होता है? जब उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 टाइप का होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन हम 2 ही चेक करते हैं, कौन सा? कोस एंड पोस। कोस एंड पोस दोनों एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज इनएक्टिव है, ठीक। अब इसके बाद देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसा सब्सटेंस, सॉरी, an imaginary point or center in a molecule from where at equal distance in opposite direction same atom or group are present is called center of symmetry। जैसे 3 कार्बन की, 5 कार्बन की, 7 कार्बन की साइक्लोएल्केन आ रही है, उनमें तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे यहां पे इसके अपोजिट है क्या? CH2 नहीं है ना। अब 4 कार्बन वाले में इधर CH2, इधर भी CH2, उधर CH2, इधर भी CH2, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। 5 वाली में देखो, ये इधर देखा आपने CH2, इसके अपोजिट है क्या? CH2 नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। 6 वाली में है, देखो, दो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, है ना, सेम। अब इसमें यहां पे CH3 लगा, लेकिन यहां पे तो है ही नहीं मिथाइल, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें देखो, अगर आपने देखा इक्वल डिस्टेंस, ठीक, और इक्वल डिस्टेंस पे यहां क्या लगा? ऊपर मिथाइल, ठीक, लेकिन इस पे इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन नीचे जाएगा ना। इस पे ऐसे देख रहे तो ऐसे देखोगे ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ठीक, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें है, समझ सकते हो, सेंटर पे बैठ के इधर लगा, एक इधर मिथाइल लगा, नहीं, ऐसे ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। Cl और Br तो वैसे ही अलग है, इसमें है, इसमें नहीं है, और ट्रांस में है, कर लोगे। नेक्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो आपका मॉलिक्यूल है, प्लेन में काट दो, साइक्लिक को प्लेन में काट दो, कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल उसको प्लेन में काट दो, क्या जाएगा? पोस आएगा ही आएगा। फिर इसको, यहां मिथाइल लगा था, इस मिथाइल को बीचों बीच काट दो, मिथाइल को गोला मान लिया करो। फिर ये देखो, यहां पे इसको काट दो, इधर मिथाइल लगा और ये बीचों बीच काट दिया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें नहीं है, क्योंकि एक मिथाइल ऊपर लगा, एक अंदर लगा, तो ऐसे अगर काट दिया तो एक मिथाइल बाहर आ रहा है, एक प्लेन के अपोजिट साइड जा रहा है, इधर ही आता तब हो जाती। इसमें है, क्योंकि इस मिथाइल को आधा आधा काट दिया, आधा इधर आधा उधर, और ये देखो दोनों मिथाइल बाहर आ रहे हैं। इसमें भी है, दोनों मिथाइल बाहर आ रहे हैं। इसमें है ना ऐसे, ये रही, इसमें भी है, ये देखो दोनों मिथाइल बाहर आ रहे हैं ऐसे, और पूरी रिंग प्लेन में कट जाएगी। इसमें नहीं होगी, एक बाहर आया एक अंदर गया, इसको Cl एक बाहर और Br अंदर था, तो ऐसे ही काट दो ना इस प्लेन में, ठीक। और बेंजीन में 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, और इथिन में 3 आती है, और सिस और ट्रांस में इसको करो तो करो, नहीं छोड़ दो, स्लाइस कट दोनों में आएगी, ठीक। क्या बोल रहे हो? साइक्लो एल्केन में कैसे स्लाइस कट होगा? ज्योतिर्मय पूरा मैंने पढ़ा दिया, फिर तुम पूछ रहे हो स्लाइस कट कैसे होगा? मैंने पहले केस में बताया था आपको, साइक्लोप्रोपेन में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऐसे नहीं बताया था। तो शुरू में क्या सुनते हो तुम लोग? सेकंड एंड सिक्स्थ वाले में स्लाइस कट पॉसिबल नहीं है क्या? सेकंड एंड, अच्छा, इसमें स्लाइस कट, हाँ इसमें स्लाइस कट भी हो सकती है। जैसे ये मिथाइल लगा ना, तो इसको ऐसे काट दो, रिंग तो पूरी कट ही जाएगी, और जो ये आगे मिथाइल जुड़ा ना ऐसे, ये मैंने बताया था, ये ऐसे कट जाएगा। सिक्स्थ वाला कौन सा है? 2 4 5 6, इसमें कैसे काटेगा? मान लीजिए आपने ऐसे काट दिया, तो रिंग को तो प्लेन में काट दिया, लेकिन रिंग से ऊपर है ना दोनों मिथाइल, नहीं आएगी, ठीक। भाई कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा ये बताओ? जब वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, यानी उसमें कोस एंड पोस बोथ आर एब्सेंट, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? तो अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, सॉरी, ठीक। 3 केस बनाते हम। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एक ही कायरल सेंटर है, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर उसके कायरल सेंटर के पास लोन पेयर नहीं है,
ठीक, देखो ये सारे केस देखो, इन सभी केस में सिर्फ एक कायरल सेंटर है और इन सभी केस में यहां पे ये सारे केस एक ही कायरल सेंटर है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। सो ऑल दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जिसके पास लोन पेयर आ जाता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। कायरल सेंटर है एक, लोन पेयर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि जो लोन पेयर उसके कारण फ्लिपिंग होती है और फ्लिपिंग के कारण क्या हो जाएगा? सिमेट्रिसिटी आ जाती है, जिसके कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। दिस इज नोन एज रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, इसलिए वो अपने आप करता रहता है। बोलो कोई डाउट है क्या? तो आपके एग्जाम में इतना डिटेल में कभी नहीं आता। अगर कभी लिख के देते लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में एक कायरल सेंटर है, अगर लिखते लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, असर्शन, रीजन इट हैज ओनली वन कायरल सेंटर, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस को जनरल स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट केस 2, अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कि उसके लिए क्या होना चाहिए? बस अनसिमेट्रिक होते ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, यानी कोस पोस एब्सेंट होना चाहिए। तो इसमें देखो ये क्या है? दो कायरल सेंटर है लेकिन पोस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये क्या है? दो कायरल सेंटर, ना कोस ना पोस, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है? दो कायरल सेंटर, ना कोस ना पोस, ऑप्टिकली एक्टिव। दो कायरल सेंटर, ना कोस ना पोस, ऑप्टिकली एक्टिव। दो कायरल सेंटर है बट पोस है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें ना कोस ना पोस, ऑप्टिकली एक्टिव। सेम इसमें कोस पोस एब्सेंट है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये था 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसका आपने सिस और ट्रांस आइसोमर बनाया। सिस में आपने देखा बीच में से ऐसे काट दो तो इस तरफ और इस तरफ सेम मॉलिक्यूल आ रहा है ना, दो सेम पार्ट में डिवाइड हो गया, पोस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये वाला ट्रांस, इसमें कोस पोस नहीं आएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है और दो कायरल सेंटर होते हैं दोनों में। तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के दो आइसोमर बन गए, तीन आइसोमर बन गए, तीन स्टीरियोमर, सिस और ट्रांस डी, ट्रांस एल। बोलो कोई डाउट है क्या? ये वाला दो कायरल सेंटर लेकिन पोस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो कायरल सेंटर है, ना कोस ना पोस, ऑप्टिकली एक्टिव। ये देखो पोस आ गया, इनएक्टिव हो जाएगा। पोस भी नहीं है, कोस भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये देखो कायरल सेंटर है लेकिन पोस आ गया। ये कायरल सेंटर है, कोस पोस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। चार कायरल सेंटर है लेकिन कोस भी है और पोस भी है। कोस कैसे? इसमें पोस नहीं बताया क्या मैंने कैसे है? ये देखो ये ऐसे नहीं हो जाएगी पोस, इसमें तो पोस मैंने आपको बताया ही नहीं, ऐसे हो जाएगी। बोलो कोई डाउट है क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये देखो दो दो कायरल सेंटर है लेकिन दोनों में क्या है? इसमें क्या है? इसमें कोस पोस, इसमें कोस तो है, कोस नहीं है, पोस है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें दो कायरल सेंटर है, ना कोस ना पोस है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कर लेंगे। फिर इसके बाद ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या है? बोलो, एक भी कायरल सेंटर नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर उसमें कोस पोस बोथ एब्सेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव अदरवाइज नहीं है। ये जितने भी मॉलिक्यूल बना रखे ना, इनमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है। और ध्यान से देखो किसी में कोस है, किसी में पोस है, तो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जनरली ऐसे ओपन चेन वाले या साइक्लिक वाले अगर आते हैं जिनमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होते हैं? वो होती है आपकी एलिन और बाइफिनाइल्स। एलिन कब होगी? ये सिलेबस में नहीं, इसको छोड़ ही दो। ओड नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन नेवर शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। इवन नंबर वाली शो करेगी कब? इवन नंबर डबल बॉन्ड वाली कब? जब टर्मिनल कार्बन एटम पे डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हो, तो एक ही केस में शो करती है। ओनली इवन नंबर डबल बॉन्ड कंटेनिंग एलिन विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ दे हैव डिफरेंट एटम और ग्रुप एट टर्मिनल कार्बन एटम। नेक्स्ट बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स में दोनों रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होने चाहिए और दोनों डिफरेंट होने चाहिए इंडिविजुअली। जैसे इस रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे दो ऑर्थो पोजीशन, यहां पे एक्स है, यहां पे क्या है? वाई, यहां पे वाई नहीं होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, दोनों पे डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इस पे क्या है? एक्स, इस पे वाई, इस पे एक्स, इस पे वाई, इंडिविजुअली अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल्कि ग्रुप। ये आपके बल्कि ग्रुप, तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ये था आज का लेक्चर। चलो भाई करें रिवीजन स्टार्ट। देखो है, सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके दो मेथड होते हैं, एक तो वेज डैश, एक फीचर। वेज डैश आपका 3D फॉर्मूला है। इसका 3D का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें ना दो तो लाइन बनाते हैं सिंपल, और एक बनाते हैं वेज जिसको सॉलिड लाइन भी बोलते हैं, और एक होती है डैश। जो भी सिंपल लाइंस पे आएगा, जो नॉर्मल लाइंस आप बनाते हैं उस पे आएगा, वो प्लेन में है। वेज पे जो भी आएगा वो आउटसाइड द प्लेन है।
और जो डैश पे आएगा वो इनसाइड द प्लेन है, जानते हो। नेक्स्ट फिशर प्रोजेक्शन, ये 2D फॉर्मूला है। फिशर प्रोजेक्शन जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का यूज करते हुए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज नोन एज फिशर प्रोजेक्शन। ये 2D फॉर्मूला होता है। एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में अगर लिखना है, वर्टिकल लाइन पे आएगी प्रिंसिपल कार्बन चेन और टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन। जैसे ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद अगर मान लीजिए एग्जैक्ट फिशर में नहीं है और कोई बोले आप इसका एग्जैक्ट फिशर बनाओ, तो आप क्या करना, जैसे इसमें CHOH, ये CH2H OH, भाई एग्जैक्ट फिशर क्यों नहीं है, CHO तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये CH2OH नहीं है, आपको उसको नीचे लिखना था। तो आप क्या करो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो यहां पे अगर देखा जाए ये 90 का एंगल है ना, तो ये 90 के एंगल पे कितना चेंज किया आपने, एक बार अगर आप चेंज करेंगे देन कॉन्फ़िगरेशन इज इनवर्टेड, 2 बार करेंगे सेम, 3 बार करेंगे इन्वर्टेड, 4 बार करेंगे सेम, यानी इन ऑड नंबर ऑफ चेंजेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड और इवन नंबर ऑफ चेंजेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम। बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट ये वाला देखो, अब इसमें ना यहाँ पे CH और CH2OH दोनों ही हॉरिजॉन्टल पे गए, तो पहले तो इसको लेके जाओ, CHO को लेके टॉप मोस्ट पोजीशन पे, किसी को ले जाओ पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं सोचो फर्क पड़ेगा, किसी को जो मन करे। तो एक इंटरचेंज हुआ, क्या अभी भी एग्जैक्ट फिशर है क्या, नहीं है, तो फिर CH2OH को फिर नीचे लाओ, एक और चेंज कर दिया, तो इवन नंबर चेंज किया, तो ये 1 2 और 3, 1 और 2 एक दूसरे के क्या है, इन्वर्टेड, 1 और 3 सेम। बोलो कोई डाउट है क्या। अब जैसे ये वाला जो है ये एग्जैक्ट फिशर नहीं था, आपको 4 बार चेंज, चौथे बार में आया है ये, तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के इन्वर्टेड, फर्स्ट और थर्ड सेम, फर्स्ट और फोर्थ इन्वर्टेड, क्योंकि फोर्थ कंपाउंड बनाने के लिए आपको 3 बार चेंज करना पड़ेगा, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस। 2 और 3 क्या है, इन्वर्टेड, 2 और 4 सेम, 3 और 4 कर लोगे। नेक्स्ट वेज डैश टू फिशर कन्वर्जन करना है। जब भी आपको वेज डैश से फिशर कन्वर्जन करना होता है, बहुत ही आसान मेथड है। आप एक काम करो, जो वेज डैश में आपका सॉलिड लाइन पे जो लिखा है उसको ना आप वर्टिकल लाइन पे बॉटम में लिख दो, और जो डैश पे लिखा ना उसको वर्टिकल लाइन पे टॉप में लिख दो। लिख दिया, ये लिखने के बाद आप ना जो आपने वेज पे लिखा उसकी जगह बैठ के देखो, वेज पे जो है उस पे बैठ के देखा, CH3 राइट आया, OH लेफ्ट आया, तो जो राइट साइड आया उसको राइट में रख दो और लेफ्ट में आ जाओ उसको हॉरिजॉन्टल पे लेफ्ट में रख दो, हो गया फिशर आपका वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन। बोला सर एग्जैक्ट फिशर नहीं आया, एग्जैक्ट फिशर आपने पीछे सीखा कन्वर्ट करना, नहीं समझे। नेक्स्ट ऐसे ही एग्जांपल की आपने कर लोगे। कहीं पे ऐसा आ जाए जिसमें 2 कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर पे आप बैठ जाओ और उसको बॉटम में रख दो, ये आई का मतलब यहां हम बैठे हैं, और जो दूसरे डैश पे है उसको टॉप में रख दो। अब इस पे बैठे बैठे देखो, यहां बैठ के देख रहे हो आप, COOH राइट, H लेफ्ट रख दिया ना इस कार्बन पे जिससे OH जुड़ा है, और इस कार्बन से दूर वाले कार्बन पे इधर से बैठ के देख रहे हो, COH राइट, OH लेफ्ट रख दिया, हो गया बस। बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 2 टाइप का होता है, DL कॉन्फ़िगरेशन, RS। DL जनरली किसके लिए यूज किया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, आजकल तो वैसे अमीनो एसिड वगैरह के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल सब्सटेंस जिनमें कम से कम एक कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, उनको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लिखा हो, जो लास्ट कायरल कार्बन है अगर उस पे OH राइट साइड है, देन इट इज कॉल्ड कैपिटल D आइसोमर। और अगर एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में लिखे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में लास्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट है, देन इट इज कॉल्ड L आइसोमर। तो कैपिटल D और कैपिटल L समझ में आ गया। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल D कैपिटल L एंड स्मॉल d स्मॉल l आइसोमर्स, क्योंकि कैपिटल D कैपिटल L आप स्ट्रक्चर देख के बताते हो, और स्मॉल d स्मॉल l क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल है। बोलो कोई डाउट नहीं। जैसे ये डीग्लिसरैल्डिहाइड लिखा है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ये होता है, तो इसमें एक ही कायरल सेंटर है, एग्जैक्ट फिशर में लिखा है OH राइट, डीग्लिसरैल्डिहाइड, ये L-ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, याद करना है। वर्टिकल कार्बन पे सारे वर्टिकल लाइन पे सारे कार्बन, CHO टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो देखो 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे OH राइट, थर्ड पे लेफ्ट, फोर्थ पे राइट, फिफ्थ पे राइट, और सिक्स्थ है CH2OH। तो लास्ट कायरल सेंटर कौन सा हुआ, 5वां कार्बन, उस पे OH राइट साइड में, तो ये होगा डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज का जब मिरर इमेज लेते हैं ना, एग्जैक्ट उल्टा करते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड L आइसोमर।
एल ग्लूकोज, बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, लेकिन हमेशा ये नहीं बोलना है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, मतलब डी और एल एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं, ऐसा नहीं बोलना आपको। ठीक, नेक्स्ट और क्या आएगा इसके बाद? अब ये दे दिया मैंने आपको वेज डैश दे दिया, उसको फिशर में कन्वर्ट करो पहले तो। इसको यहां बैठे CH2OH नीचे डैश वाला टॉप पे और H राइट में OH लेफ्ट में रख दिया, एग्जैक्ट फिशर है, OH लेफ्ट में तो L, तो ये इसी से ये बना ना, ये वेज डैश को फिशर में ही तो लिखा। अरे बोलो, अगर मैं बोलूं आपका वेट 1 kg है ना, और मैं बोलूं 1000 ग्राम है, बात तो एक ही है, आपके वेट में थोड़ा चेंज हुआ, यूनिट पे चेंज हुआ। ये वेज डैश, ये फिशर, अगर ये L है तो ये भी तो L है, रिप्रेजेंटेशन बस 3D से 2D लेके आए हैं। फिर इसमें आपने क्या किया है, ये यहां बैठ के ये H टॉप पे गया, OH राइट में आ, CHO लेफ्ट में आ, तो आपने देखा कि एग्जैक्ट फिशर नहीं है, आपने एक बार घुमा दिया, एक बार एग्जैक्ट फिशर आया, ये इसमें OH राइट है, ये D है, लेकिन ये आंसर थोड़ा है। आपने क्या देखा, ये एक बार चेंज करना पड़ा, ये L था, तो इसका आंसर क्या आया है? L। सिमिलरली नीचे वाला कर लोगे। इसमें पूछा था अमंग द फॉलोइंग L सीरीन इज, ये देखो इसने अमीनो एसिड के लिए यूज कर दिया, COOH है, ये NH2 लेफ्ट में, ये CH2OH, ये H, क्या एग्जैक्ट फिशर है क्या? नहीं, पहले बनाओ उसको, वर्टिकल लाइन पे लाओ, कार्बन चेन को नीचे ले आए, तो एक बार चेंज करने से एग्जैक्ट फिशर बन गया, ये L है, लेकिन ये तो इन्वर्टेड है ना इसका, ये D था। फिर इसमें भी एग्जैक्ट फिशर नहीं है, तो आपने एग्जैक्ट फिशर बनाया, ये L बन गया एग्जैक्ट फिशर में आने के बाद, लेकिन ये L है, ये थोड़ा L है, ये तो इन्वर्टेड है D। और फिर ये देखो, इसको एग्जैक्ट फिशर बनाया, ये क्या आया? D तो ये आया है ना, ये एक बार चेंज करने से बना है, तो ये L रहा है। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट, RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, सबसे पहले जो कायरल सेंटर है उसके चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप को प्रायोरिटी असाइन कर दो अकॉर्डिंग टू CIP रूल। CIP रूल हमने पढ़ ही रखा है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रायोरिटी साइन करके आप देखो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे है, 4 नंबर पोजीशन वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, हमेशा 1 से 2, 2 से 3 जाना है, इस बात का ध्यान रखना। 1 से 3 मत चले जाना डायरेक्ट, 1 से 2 की तरफ जाओगे, 2 से 3 की तरफ। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आता है देन इट इज R, एंटी क्लॉकवाइज आता है S, और अगर आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है देन क्लॉकवाइज के लिए S, एंटी क्लॉकवाइज के लिए R। ये देखो 1 2 3 4 वर्टिकल पे है लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, 1 से 2, 2 से 3 गए, S आया, एंटी क्लॉकवाइज का S। अब इसमें क्या था, ये मैंने इंटरचेंज कर दिया है F और BR को, है ना, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होगा, ये S था तो ये क्या होगा R। तो अब देखो, अब मैं 1 2 3 4 ये लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे 1 से 2, 2 से 3 मूव करो, ये मत सोचना 4 की तरफ क्यों चला गया, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, ठीक, कहीं कैसे ही जाओ, 4 का मतलब ही नहीं है। तो ये क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज R कॉन्फ़िगरेशन, तो वो S था, ये आ रहा है कि नहीं, ये होता है इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, एक बार चेंज करने से ऐसे इनका कर दोगे। नेक्स्ट, फिर मैंने 2-2 वाले कराए हैं, 2-2 कायरल सेंटर जहां पे आ जाए वहां पे क्या करना, पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग कर लेना अलग कलर के पेन से, मैंने येलो से प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी। फिर इस कायरल सेंटर पे देखो, ये पहली प्रायोरिटी, ये कार्बन दूसरी प्रायोरिटी, ये तीसरी और ये चौथी, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे तो 1 से 2, 2 से 3 मूव किए, एंटी क्लॉकवाइज आ, और ये हॉरिजॉन्टल पे तो R हो गया। फिर इसके राउंड चेक करो, इस कार्बन के राउंड 1 2 3 4 प्रायोरिटी, तो वर्टिकल पे है 1 से 2, 2 से 3 मूव किए तो एंटी क्लॉकवाइज आया नहीं S है, तो 2R3S आ गया। ऐसे इनका चेक करना है, इसका 2R3 आया, इसका 2R4 आ रहा, ठीक। अगर कभी आपको वेज डैश फॉर्मूला दे दे तो वेज डैश का सिंपल सा आपको फिशर बनाना आता है, और फिशर की आपको नंबरिंग करके वो बताना आता है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर एक काम करो ना, वेज डैश से फिशर बनाओ और फिशर में आप सोल्व करो उसको, बोलो कोई डाउट है क्या? ये वेज डैश से फिशर बनाया तो R आ, तो ये R ही तो है इसका आंसर। वेज डैश से फिशर बनाया R ही तो है इसका आंसर S है, तो ये ऐसी तो रहा है नहीं। अगर 2 कायरल सेंटर है तो एक डैश वाले पे बैठ के उसको नीचे रखा, दूसरे डैश वाले को टॉप पे रख दिया, फिर यहां बैठ के देखा ये COOH राइट, ये H लेफ्ट, ये रख दिया, फिर दूर वाले को COOH और OH ये रख दिया, तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लेंगे या नहीं कर देंगे? ऐसे हो जाएगा पक्का। रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स, सबसे पहला इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बट दे हैव
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। और इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा तो सेम होता है, बट दे शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल, क्योंकि डेक्स्ट्रो जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लिवो जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, जैसे अगर आप, ये तो हो गई अपनी प्रैक्टिकल बातें, है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे थियोरेटिकली आपको देख के बताना स्ट्रक्चर को, तो ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिए जाए तो आप क्या करोगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे। आपने कॉन्फ़िगरेशन चेक किया, इसका आर आया, इसका ऐसा है, दे आर इनेंशियोमर। कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, और यहां पे इन दोनों का सेम है, दे आर आइडेंटिकल। कभी आपको अगर वेज डैश फॉर्मूला दे दिया जाए, सबसे पहले क्या करोगे, उसका फीचर में कन्वर्ट करो। फीचर में कन्वर्ट करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो। कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद उनको मैच करो। जैसे फीचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले वेज वाले पे नजर जमाओ, उसको बॉटम में रख दो, डैश वाले को टॉप में रख दो, और यहां बैठ के देख रहे हो जो राइट में आ रहा है उसको राइट में लिख दो, लेफ्ट में जो आ रहा है उसको लेफ्ट में लिख दो। फिर आप सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करिए आपने, ठीक, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फोर्थ वर्टिकल लाइन पे आ तो 1 से 2, 2 से 3 मूव किया, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्या होगा, आर। तो ऐसे इनका चेक किया, ये भी आर, ये एस, ये आर, तो 1 2 4 आइडेंटिकल है, और 3 इन सब के साथ इनेंशियोमर है। बोलो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, दे आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, ठीक, जैसे सिस ट्रांस एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है। यहां पे मैंने बताया कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है, दे आर आइडेंटिकल। एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, दे आर इनेंशियोमर। कोई रिलेशन नहीं आ रहा, दे आर डायस्टीरियोमर्स। तो ये 5 एग्जांपल मैंने आपको दिए थे जिसमें 2-2 कायरल सेंटर है, सेकंड और थर्ड। तो आपने सबके कॉन्फ़िगरेशन चेक किए, तो फर्स्ट और सेकंड 2R 3R 2S 3S एक दूसरे का अपोजिट आया, ये क्या हो गए, इनेंशियोमर। थर्ड और फर्स्ट सेम आया, वो क्या हो गए, आइडेंटिकल। अब ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ, आइडेंटिकल कौन सा है, 1 एंड 3, 4 एंड 5। इनेंशियोमर कौन सा है, कंप्लीट अपोजिट, 1 एंड 2 और 2 एंड 3। डायस्टीरियोमर जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, 1 एंड 4 हो गया, 1 एंड 5 हो गया, 2 एंड 4 हो गया, 2 एंड 5 हो गया, 3 एंड 4, 3 एंड 5। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, एपीमर्स, ऐसे मोनोसैकेराइड्स which are differ around single chiral center are called epimers। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो अगर ओनली सेकंड कायरल सेंटर के राउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, देन इट इज C2 एपीमर। ओनली थर्ड कायरल सेंटर के राउंड हो जाए, देन इट इज कॉल्ड C3 एपीमर। ओनली फोर्थ कायरल सेंटर के राउंड C4 एपीमर, ओनली फिफ्थ कायरल सेंटर के राउंड C5 एपीमर। और जो एपीमर्स होते हैं ना, उनमें ना तो वो बिल्कुल सेम होता है उनका कॉन्फ़िगरेशन, ना अपोजिट होता, सिर्फ एक कायरल सेंटर के राउंड डिफर कर रहा है, तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन सकता, तो वो क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि एपीमर जो टर्म है वो ओनली मोनोसैकेराइड्स के लिए है, ठीक। और यहां पे तो डायस्टीरियोमर तो सिस ट्रांस को ही बोल सकते हो, कोई डाउट? नेक्स्ट, इरीथीरियो एंड थीरियो कब एप्लीकेबल है, जब कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर होंगे और 2 कायरल सेंटर के जो 6 एटम या ग्रुप अटैच होंगे, उनमें से 2 तो सेम होने चाहिए और 2 डिफरेंट, एटलीस्ट 2 सेम 2 डिफरेंट। अगर वो 2 सेम ग्रुप जो है या एटम जो है वो सेम साइड आ जाए, इरीथीरियो, अपोजिट साइड आ जाए, थीरियो। ये देखो 2 सेम ग्रुप है, ये 2 डिफरेंट है, ये 2 सेम हो या डिफरेंट उससे फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 2 सेम 2 डिफरेंट। समझ जाओगे? अब ये क्वेश्चन आया था नीट 2018 में, इसने पूछा था इनमें डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी बताना था और साथ में ये बताना था कौन सा इरीथीरियो या थीरियो है। ये क्या हुआ, सेम साइड है, इरीथीरियो, डी इरीथीरियो। चाहे आप OH को देख लो या HH को देख लो, है ना, सेम को देखना है। ये क्या है, थीरियो है और कैपिटल डी, कैपिटल L थीरियोज है, अपोजिट साइड हो गए ना, और ये L इरीथीरियोज है। नेक्स्ट, मीजो कंपाउंड किसे कहते हैं? मीजो कंपाउंड ए कायरल मॉलिक्यूल को कहते हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है ये, जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, बट वो ऑप्टिकली एक्टिव बोल दिया क्या मैंने, एक्टिव बोल दिया, चलो दोबारा रिपीट कर देता हूं। मीजो कंपाउंड ए कायरल मॉलिक्यूल होता है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, बट उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ये देखो, इसमें क्या 2 कायरल सेंटर थे,
लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये मॉलिक्यूल हो गया सिमेट्रिक। आधा मॉलिक्यूल क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और आधा एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस थीटा आधा क्या, माइनस थीटा आधा, नेट रोटेशन क्या आया, 0। तो इंटरनल कंपनसेशन के कारण मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसे ही ये चेक कर लो, इसमें 2 कायरल सेंटर है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मीजो टार्टरिक एसिड हो गया। ये भी टार्टरिक एसिड है लेकिन इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस टार्टरिक एसिड, या इसको ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड बोल दो, या डीएल टार्टरिक एसिड बोल देते हैं। 2 आइसोमर बनेंगे इसके। अब ये देखो, इसमें 2 कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मीजो हो गया। इसमें 2 कायरल सेंटर तो है बट सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसमें 2 कायरल सेंटर है, कोई सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला केस, 2 कायरल सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो हो गया। 2 कायरल सेंटर बट इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। 2 कायरल सेंटर बट प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव। 2 कायरल सेंटर कोई सिमेट्री नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव। फिर 2 कायरल सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो। 2 कायरल सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो। 2 कायरल सेंटर कोई सिमेट्री नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव। कोई कायरल सेंटर नहीं, तो मीजो तो हो ही नहीं सकता। इन तीनों में कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो मीजो का तो चांस ही खत्म हो गया। अब चेक करो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, चेक करते हैं। इसमें क्या आया, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एज वेल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ गए ना। नेक्स्ट, रेसमिक मिक्सर, इट इज 50:50 मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो, डी एंड एल आइसोमर होता है। और इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। आपने क्या किया भाई, 50% डेक्स्ट्रो लिया, 50% लियो लिया, तो ये प्लस थीटा से रोटेट करेगा, माइनस थीटा से, नेट रोटेशन कितना आया, 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। रेसमिक मिक्सर को बनाने की प्रोसेस कहलाती है रेसमाइजेशन, और रेसमिक मिक्सर के डी और एल आइसोमर को सेपरेट करने की प्रोसेस कहलाती है रिजोल्यूशन। नेक्स्ट, ये देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, ए मिक्सर कंटेन 80% प्लस ब्यूटेन टू ऑल एंड 20% माइनस ब्यूटेन टू ऑल, देन इनएंशियोमेरिक एक्सेस इज, कौन ज्यादा है, डेक्स्ट्रो वाला कितना ज्यादा, 80 माइनस 20, 60%, तो 60% इनएंशियोमेरिक एक्सेस आ गई। बोलो कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है जो जेई मेंस में आया है। क्या लिखा है, ए मिक्सर कंटेन्स 80% प्लस ब्यूटेन टू ऑल एंड 20% माइनस ब्यूटेन टू ऑल, देन फाइंड नेट मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल बाई मिक्सर बाई दिस मिक्सर इफ प्योर प्लस ब्यूटेन टू ऑल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट बाई 12 डिग्री। सबसे पहले तो आप ये देखो भाई इनएंशियोमेरिक एक्सेस कितना है, आपको पता है डेक्स्ट्रो वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है वो 80%, लियो वाला 20, तो 80 माइनस 20 कितना, 60%। तो ये देखो 20% जो लियो रोटेटरी है वो 20% डेक्स्ट्रो को तो कंपनसेट कर देगा ना, तो बचे हुए 60% को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो अब इसके कारण कितना रोटेशन आएगा वो बताना है। ये हम करेंगे एक एक नियम से, यूनिटरी मेथड से। कैसे, वो बोल रहा है प्योर अगर प्लस ब्यूटेन टू ऑल होता उसका नेट रोटेशन कितना आता, 12 डिग्री। प्योर का मतलब क्या है, अगर 100% होता तो 100% प्लस ब्यूटेन टू ऑल रोटेट पीपीएल बाई 12 डिग्री, 1% रोटेट बाई 12 बाई 100 डिग्री, ठीक, और 60% रोटेट बाई 12 बाई 100 इंटू 60, 7.2 डिग्री। समझ आया कि नहीं यार। 100 गाय दूध देती है 1200 लीटर, एक गाय दूध देती है 1200/100, 60 गाय दूध देती है 1200/100 गुना। एक एक नियम 6ठी क्लास में पढ़ा था मैंने और आज भी एप्लीकेबल है। रिवीजन, सबसे पहले देखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये कभी किसी काम नहीं आते, फिर भी किसी को पढ़ना पढ़ लो। यहां लिखे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर यानी जो डेक्स्ट्रो लियो बनेंगे, यहां लिखे ऑप्टिकल इनएक्टिव यानी जो मीजो बनेंगे। यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल एक्टिव प्लस इनएक्टिव। देखो जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें आप इनएक्टिव को काउंट नहीं करते। क्यों काउंट नहीं करते, क्योंकि वहां पे कायरल सेंटर नहीं होता। लेकिन यहां पे काउंट करते हैं क्योंकि यहां पे कायरल सेंटर होता है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव एज वेल एज इनएक्टिव काउंट करने होते हैं ऑर्गेनिक में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स में। देखो कंपाउंड सिमेट्रिक है तो ओनली एक्टिव बनेंगे 2 की पावर n, n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर या सिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर, तो टोटल 2 की पावर n हो गया, मीजो 0 हो जाएगा। अगर सिमेट्रिक है तो n ओड है तो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n - 1 माइनस 2 की पावर n - 1/2, दिस इज एक्टिव, और 2 की पावर n - 1/2 ये हो गया इनएक्टिव यानी मीजो, टोटल हो जाएंगे 2 की पावर n - 1। n इवन तो एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर n - 1 और इनएक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर n/2 - 1, और टोटल आपके सामने है। ठीक, एनेंशियोमेरिक पेयर जितने एक्टिव है डिवाइड बाई 2 कर लोगे।
अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहला, दिस इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में एक ही कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? अनसिमेट्रिक अपने आप हो गया, एक ही कायरल सेंटर होगा तो इसके दो ही बनेंगे। ठीक, ये बना के दिखा दिए दोनों, इनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक, तो ऑप्टिकली एक्टिव दो बने, मीजो 0 और टोटल 2, रेसमिक मिक्सर एक ही बनेगा। ये देखो यहां पे दो कायरल सेंटर है, क्या ये सिमेट्रिक है अनसिमेट्रिक? अनसिमेट्रिक, तो ओनली ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे कितने? 2 की पावर 2 4। ठीक, ये देखो कैसे ये बन गया, ये बन गया। एक बार दोनों बी आर सेम साइड, उसका मिरर इमेज बना लिया। एक बार दोनों बी आर अपोजिट साइड, उसका मिरर इमेज। फिर चेक किया इनका, देखो इनके सबके कॉन्फ़िगरेशन 2s 3r 2r 3s, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर। 2s 3s 2r 3r, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर। कितने बन गए? 4 बने कि नहीं बने? एक इनेंशियोमेरिक पेयर ये, एक वो, 2 इनेंशियोमेरिक पेयर, टोटल 4 कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपको ये सिमेट्रिक दे दे, जैसे आपका ये क्या है, टार्टरिक एसिड, तो टार्टरिक एसिड में क्या है, ये सिमेट्रिक हो जाता है, दो कायरल सेंटर है, तो कितने आएंगे? 2 की पावर n-1, तो 2 आया ऑप्टिकली एक्टिव, और मीजो कितना आएगा? 2 की पावर 2/2 -1, कितना? 1 आ जाएगा। ठीक, टोटल 3 आएंगे। कैसे? हमने क्या किया, दोनों OH सेम साइड रखे, उसका मिरर इमेज बनाया। तो मिरर इमेज बनाने से ये जो बनेगा सिमेट्रिक, नंबरिंग ऊपर से काउंट करो या नीचे से काउंट करो, तो 2a ये R आएगा, ये S आएगा, इसमें SR आ गया, तो कहीं से भी नंबरिंग काउंट कर दो। तो आप इसको बोल सकते हो 1 2 3 4 2s 2r 3s, और ये 2r 3s, तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? आइडेंटिकल। लेकिन जब OH अपोजिट साइड रखे और उसकी मिरर इमेज बनाई, तो इसमें 2r 3r आया और इसमें 2s 3s, तो ये इनेंशियोमर बन गया। 2 ये और 1 ये, टोटल कितने? 3। अगर ये अनसिमेट्रिक का 2 कायरल सेंटर है, ये तो तुमने पीछे देखा ही है, ये आपका ग्लूकोज, इसमें अनसिमेट्रिक 4 कायरल सेंटर है, 2 की पावर 4, सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला तीनों क्या है, कायरल सेंटर है, और ये अनसिमेट्रिक है, तो 2 की पावर 3 8 आ गया। अब ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें देखो यहां पे ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, समझ में आता है। बीच वाले को अगर देखोगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन ये H और Br जुड़ा, दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, और दो डिफरेंट कायरल सेंटर अगर जुड़ जाए, भले ही सेम ग्रुप वाले हैं, देन इट इज कॉल्ड स्यूडो कायरल कार्बन, और इसको काउंट किया जाता है। बोलो कोई डाउट है क्या? ठीक, कर लोगे। तो ये 3 कायरल सेंटर हो गए, और यहां से इसमें सिमेट्री आ रही, तो सिमेट्री वाला केस लग जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर 3 -1 माइनस 2 की पावर 3 -1/2, 2 आ गए, और मीजो भी 2 आ जाएंगे, 2 की पावर 3 -1/2। कर लोगे क्या? अच्छा, इस पेज को छोड़ सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट इन सिलेबस, नॉट इन एनसीईआरटी। नेक्स्ट, टोटल स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ GI इंटू OI। जैसे ये वाला है, इसमें एक ही साइड है जहां पे GI है, तो 2 GI बनेंगे सिस ट्रांस, और यहाँ पे एक साइड जहां पे OI ऑप्टिकल एक्टिव पॉसिबल है, तो 2 ये बन गए, तो 2 × 2 4 आ जाएगा। कैसे? इसका सिस डेक्स्ट्रो सिस लीवो ट्रांस डेक्स्ट्रो ट्रांस लीवो, एग्जैक्टली ऐसे ही नीचे ये है, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, और CHBr की जगह OH आ गया, यहाँ मिथाइल या इथाइल, सेम हो गया। वो नीट का ये एम्स का। अगर 2 डबल बॉन्ड है और एक कायरल सेंटर है, तो इसमें क्या होगा भाई, ये दोनों जगह से GI शो करेगा। अनसिमेट्रिक कंपाउंड है, तो 2 की पावर 2 4 ज्योमेट्रिकल और 2 ऑप्टिकल, यहाँ पे एक कायरल सेंटर पे। ठीक, तो 8 बन जाएंगे, 4 × 2। कैसे? देखो, सिस सिस डेक्स्ट्रो सिस सिस डेक्स्ट्रो सिस ट्रांस डेक्स्ट्रो सिस ट्रांस लीवो, ट्रांस सिस डेक्स्ट्रो ट्रांस सिस लीवो, ट्रांस ट्रांस डेक्स्ट्रो ट्रांस ट्रांस लीवो। कर दो, फालतू ऐसे ही। साइक्लिक तुम्हारे आते नहीं, फिर भी करना चाहो, इसमें ये फॉर्मूले मत लगाना। जैसे ये Br और Cl अलग लगे है ना, तो पहले इसका सिस और ट्रांस बनाओ, दोनों Br Cl एक साइड लग गए और दूसरी साइड दोनों H लग गए, इसमें अपोजिट लगा दिए, है ना, हाइड्रोजन अपोजिट लग जाएंगे, तो ये सिस ये ट्रांस, ना इसमें सिमेट्री ना इसमें सिमेट्री, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव, सिस डेक्स्ट्रो सिस लीवो, ट्रांस डेक्स्ट्रो ट्रांस लीवो, 4 बन गए। और अगर दोनों मिथाइल हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो सिस सिमेट्रिक होगा, ट्रांस अनसिमेट्रिक, तो सिस का तो कुछ नहीं बनेगा, ट्रांस का D और L बन जाएगा। समझे नहीं समझे? फिर इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन आया IIT एडवांस का, चॉकलेट वाला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। कैसे सोल्व करते हैं? C5H10 होती है एल्कीन, तो पहले एल्कीन्स बनाओ, और ये साइक्लोएल्केन का भी फार्मूला होता है, साइक्लोएल्केन बना लो। बना ली, 5 बनेगी आपकी 5 बनेगी एल्कीन, 1 पेंटीन 2 पेंटीन 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, 5 बन गई। और पेंटेन साइक्लोपेंटेन मिथाइल साइक्लोब्यूटेन और इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन और 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये हुए स्ट्रक्चरल 10। अब इनमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल चेक करो।
यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ पेंटूइन शो करेगा, तो सिस ट्रांस बन गया इसका। इधर आ जाओ, इसमें ज्योमेट्रिकल ना ये शो करता, ना ये करता, ना ये करता, ना ये करता, सिर्फ ये शो कर देगा। इसका बन जाएगा सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और ट्रांस बन जाएगा। तो सिस में सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ट्रांस में ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके ट्रांस के डेक्स्ट्रोलिगो बनेंगे। अब देखो, 1 सिस ट्रांस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिस ट्रांस डी 12 ट्रांस एल 13, ऐसे बनेंगे। कर लोगे? नेक्स्ट, ये नीट 2025 का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया था। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। देखो, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले इतने आइसोमर देख के उसको छोड़ दो, पहले और दूसरे अटेम्प्ट में नहीं करना, क्योंकि काउंटिंग में ही 2 मिनट लग जाएगी मिनिमम, और 2 मिनट वाला क्वेश्चन तीसरे अटेम्प्ट में या लास्ट में टाइम बचे तब करते हैं। कैसे करना था? साइक्लिक बनाया, बीच में ऑक्सीजन लगाया, फिर इसमें 5 की रिंग बन रही थी, 4 की रिंग बनाई, 1 मिथाइल, 3 फिर उस मिथाइल को दूसरी पोजीशन पे लगाया, पोजीशन आइसोमर बन गया इसका। फिर 3 की रिंग इथाइल लगाया, फिर इथाइल की बजाय उसमें डाइमिथाइल कर दिया, 1,1 डाइमिथाइल, फिर 1,2 डाइमिथाइल, ऐसे कर दिया। फिर अब देखो, इसके ये तो हुआ स्ट्रक्चरल 6। क्या इसमें जीआई या ओआई है? नहीं है। इसमें है, इसका एक कायरल सेंटर है, क्योंकि हाइड्रोजन मिथाइल जुड़ा, इधर कार्बन उधर ऑक्सीजन, तो डेक्स्ट्रोलिगो शो करेगा। इसमें नहीं है, क्योंकि यहां पे इधर जाओगे और इधर जाओगे सेम आ रहा है। ठीक, इसमें कायरल सेंटर है, 2 इसके बनेंगे डेक्स्ट्रोलिगो, इसमें नहीं है। अच्छा, ये आपका ना दो आपके मिथाइल और हाइड्रोजन लगे हैं डिफरेंट एटम या ग्रुप साइक्लोएल्केन में, तो ये जीआई शो करेगा सिस ट्रांस। सिस इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जैसे पीछे था साइक्लोप्रोपेन का, और इसका ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांस डी ट्रांस एल 9 10। समझे कि नहीं समझे? 10 आंसर आ। नेक्स्ट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ फॉलोइंग। एन ब्यूटेन का सबसे पहले, इसमें 2 टाइप का होता है, एक तो यहां से प्राइमरी कार्बन से प्राइमरी हाइड्रोजन, एक सेकेंडरी हाइड्रोजन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन देख लिया करो, तो 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 ही बनेगा। अब इसमें ना वो चेक करो कायरल कौन सा, एक कायरल है ये, तो इसके डेक्स्ट्रोलिगो टोटल कितने बन गए? 3। नेक्स्ट देखो, आइसोब्यूटेन में, इसमें ना ये 3 टाइप के कार्बन है जो प्राइमरी है, और 3 ही टाइप के हाइड्रोजन ये टर्सरी, तो 2 टाइप के हाइड्रोजन हुआ, एक प्राइमरी एक टर्सरी। प्राइमरी का लगाया, एक बार टर्सरी का। कोई कायरल है क्या? नहीं है, 2 ही बनेंगे। फिर एन पेंटेन का देखो, ये प्राइमरी सेम है, ये सेकेंडरी सेम, लेकिन ये सेकेंडरी अलग, तो 3 टाइप के हाइड्रोजन हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी और अलग टाइप का सेकेंडरी। तो तीनों के हटा के 3 बनाओ, 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन। तो इनमें ये सेकेंड वाला कायरल आ रहा है, तो इसके कितने बन जाएंगे? 2 1 2 3 4 बन जाएंगे। नेक्स्ट, नीट 2025 का क्वेश्चन है, इसमें आइसोपेंटेन है, ये प्राइमरी अलग, ये दोनों प्राइमरी अलग, सेकेंडरी और टर्सरी, 4 टाइप के हाइड्रोजन हो गए, चारों टाइप के हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन लगाओ, 1 2 3 4। अब कायरल देखो, यहां पे एक कायरल सेंटर आ, एक कायरल सेंटर आ, 2 इसके 4 5 और 6, टोटल 6 बनेंगे। नियोपेंटेन में 1 ही बनेगा, और साइक्लोहेक्सेन में 1 ही बनेगा, क्योंकि सारे सेम है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट इन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन। देखो, 1,1 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो और 1,3 डाइक्लोरो, और कायरल सिर्फ 1,2 डाइक्लोरो में आ रहा है। तो 3 तो ये हो गए, 1 2 3 और 2 इसके डेक्स्ट्रोलिगो, 5 बनेंगे टोटल। कर लोगे भाई? ये था आपका आज का लेक्चर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे देखो, ऐसे कंपाउंड या ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो किसके कारण बनते हैं? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बनते हैं, उनको कन्फर्मेशनल आइसोमर या रोटेशनल आइसोमर कहते हैं, और फिनोमिना को कन्फर्मेशनल या रोटेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कौन से कंपाउंड शो करेंगे? जिनमें लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, बीच में पाई नहीं आना चाहिए। जैसे मीथेन में 2 ही आए, इथेन में 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअस है, ब्यूटेन में, प्रोपेन में, इनमें आ जाएंगे। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में क्या, पाई बॉन्ड के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है, वो शो नहीं करेंगे। ये 1-2 एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा करा रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर आपने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है भाई? इसमें ना फ्रंट व्यू है, जो फ्रंट वाला कार्बन आपका होता है, फ्रंट वाले कार्बन को आप कैसे दिखाते हैं? डॉट से, और रियर कार्बन को सर्किल से। तो ये फ्रंट वाला कार्बन आप आगे से देख रहे हैं, और ये मेरे राइट हैंड में पीछे वाला कार्बन है, उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करके, समझे? और फिर होता है शो हॉर्स प्रोजेक्शन, ये साइड व्यू होता है, जिसमें वाई बनाते हो, या तो सीधी वाई या उल्टी वाई हो जाती है, यहां पे आ जाएगा एक बॉन्ड ऐसे। ठीक है, कर लोगे भाई? नेक्स्ट, इसके बाद क्या था?
यहां पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका है बॉन्ड एंगल, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स एट सेम एटम, ये होता है बॉन्ड एंगल सेम एटम पे, और एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स एट एडजेसेंट एटम, ये बॉन्ड एडजेसेंट एटम पे, इनके बीच में जो एंगल आएगा, अभी 0 डिग्री, अभी 180 डिग्री, येलो में, दिस इज नोन एज, बोलो, डाइहेड्रल एंगल। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट क्या आता है आपका, फिर आता है स्टेरिक स्ट्रेन, इट इज स्ट्रेन बिटवीन टू एटम्स और ग्रुप्स। और टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन इज स्ट्रेन बिटवीन, बोलो, जैसे ये, अरे यार एक भी नहीं अटक रहा भाई, सारे खराब हो गए, पढ़ने दो इसको। ये क्या है, ये कार्बन, इस पे बॉन्ड बना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्सन होगा, दिस इज टॉर्शनल स्ट्रेन। और टॉर्शनल स्ट्रेन की एनर्जी कितनी हो सकती है? 1 से 20 किलो जूल पर मोल। कोई डाउट नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर, देखो ये कार्बन है, फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, तो फ्रंट कार्बन डॉट से उस पे लगा X और 2 हाइड्रोजन, ठीक। ये रियर कार्बन, इस पे लगे 1 Y और 2 हाइड्रोजन। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 60 डिग्री पे रोटेट किया तो गॉस फॉर्म आई, फिर 120 पे पार्शियल इक्लिप्स, और फिर 180 पे स्टैगर्ड, फिर उसको 60 पे रोटेट करो पार्शियल इक्लिप्स, और फिर उसको 60 पे गॉस फॉर्म, और 360 पे क्या आ जाएगा? इक्लिप्स आ जाएगा, ठीक। तो जो इक्लिप्स फॉर्म है उसमें स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होती है, स्टैगर्ड में मिनिमम होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इक्लिप्स की ज्यादा और स्टैगर्ड की कम। तो स्टेबिलिटी इक्लिप्स की कम, स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर क्या था? सबसे ज्यादा इक्लिप्स की, उससे कम पार्शियल इक्लिप्स, उससे कम गॉस, सबसे कम स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी इसका उल्टा हो जाएगा, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा है, इक्लिप्स की सबसे कम है। नेक्स्ट इसके बाद ये मैंने ग्राफ बना के दिखाया, ग्राफ कोई नहीं पूछेगा आपसे, वैसे बस बना के दिखाया था, ठीक भाई। ये 1 है इक्लिप्स, ये क्या है? गॉस, ये पार्शियल इक्लिप्स और ये स्टैगर्ड। देखो इक्लिप्स की सबसे ज्यादा एनर्जी और स्टैगर्ड की सबसे कम, फिर ये गॉस, फिर पार्शियल इक्लिप्स और फिर वापस नहीं पार्शियल इक्लिप्स, गॉस, फिर स्टैगर्ड, ठीक कर दोगे। फिर ये बताता कि एंगल अगर घुमा घुमा के पूछे आपसे, अगर मान लीजिए 300 डिग्री घुमाया आपने इक्लिप्स को, तो ये ऐसे आ गया ना, दिस इज गॉस फॉर्म। 360 कर दिया वापस इक्लिप्स, और बोला 1280 घुमाओ, 360, 720, 1080, तो अब घुमाओ 1080 के बजाय बाद 180 और घुमा दिया, तो उल्टा आ जाएगा, एंटी आ जाएगा, है ना, स्टैगर्ड फॉर्म आ जाएगा। कर लो कैसे? एनसीईआरटी में एक लाइन है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में इनफाइनाइट फॉर्म्स होती है, इनफाइनाइट कन्फर्मर होते हैं, दे आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म्स। फिर कन्फर्मर ऑफ इथेन, कुछ भी नहीं इथेन में, एक्स की जगह हाइड्रोजन रखो, वाई की जगह भी हाइड्रोजन रखो, तो इसमें 2 ही फॉर्म बनते हैं, इक्लिप्स स्टैगर्ड, लगातार ये बनेंगी, ठीक। तो ये बन रही, देखो इक्लिप्स स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना है? 12.5 किलो जूल पर मोल। क्या थी एनसीईआरटी की लाइन? एनसीईआरटी में साफ लिखा है देयर इज, क्या लिखा है एनसीईआरटी में? देखो देयर इज एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स दैट इज इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म इज 12.5 किलो जूल पर मोल फॉर इथेन विच इज वेरी स्मॉल, हेंस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज फ्री एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म। और मैंने असर्शन रीजन क्या बोला था? असर्शन था क्या हम इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। रीजन क्या था? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्म्स इज 12.5 किलो जूल पर मोल विच इज वेरी स्मॉल। असर्शन सही है, रीजन सही है, करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, ये तो मैंने इनका पोटेंशियल एनर्जी, वो तो सेम है ना, ये तीनों क्या है? इक्लिप्स, ये तीनों क्या है? स्टैगर्ड, और स्टेबिलिटी उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन अराउंड C2C3 कार्बन देखते हैं, तो इसमें X मिथाइल आ गया और Y भी मिथाइल आ गया, तो बना लो, वही 4 फॉर्म बन जाएगी, कर लोगे, और फिर वही एनर्जी के ऑर्डर, ठीक। नेक्स्ट, अगर किसी भी X और Y में किसी भी टाइप का अट्रैक्शन हो जाए, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, तो उसमें गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है किसे? स्टैगर्ड से, और गॉस आगे आ जाएगा स्टेबिलिटी में स्टैगर्ड से। बोलो कोई डाउट है क्या? जैसे एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो इसमें 2 OH ग्रुप है दोनों कार्बन पे, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉस ज्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड से। रीजन क्या हो गया? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2-फ्लोरोइथेनॉल में, इसमें भी OH और F में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, गॉस ज्यादा स्टेबल हो गया। और ये वाला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा है किसमें? ज्यूट्रायन में। पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ दो। नेक्स्ट, साइक्लोएल्केन्स में क्या होता है? साइक्लोएल्केन में
प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, इनमें जो एंगल है वो 109 डिग्री से कम है। कार्बन sp3 सबका, लेकिन एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, तो उनमें क्या हो जाएगा, एंगुलर स्ट्रेन। अगर उनका बॉन्ड घुमाया तो टूट जाएगा। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में क्या है, 120, जो कि 109 से ज्यादा है, तो ये आराम से ऐसे मूव कर सकता है, इसको ऐसे रोटेट करा सकते हो। तो ये तीनों तो शो नहीं करेगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट, इसके चार बनेंगे, चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर। किसकी, साइक्लोहेक्सेन की। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, चेयर फॉर्म, उससे कम ट्विस्ट बोट, उससे कम बोट, उससे कम हाफ चेयर। आपके ओनली इथेन तक सिलेबस में है, साइक्लोएल्केन मैंने एक्स्ट्रा करवाया है, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये और भी एक्स्ट्रा है। ये आईआईटी एडवांस में आता है, कोचिंग वाले पूछते हैं, नीट में नहीं है, क्योंकि ऐसे कन्वर्जन है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। फिर भी अगर आपको जानना है, फिर भी एक बार देख लो, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो। देखो यहाँ पे एक ऐसी शो हॉर्स टू वेज डैश है। शो हॉर्स में देखो, आप इधर से देख रहे हो ना, ऐसे अगर ऐसे देख रहे हो, ये और ये लाइन और ये लाइन आपको एक प्लेन में नजर आ रही है, तो इस पे जो y है ना, ऐसे होगा ना, ये b और ये a, तो b बाहर की तरफ और y प्लेन के अंदर की तरफ। एग्जैक्टली ऐसे ही y बाहर की तरफ और x अंदर की तरफ, तो b और y आएंगे वेज पे, a और x आएंगे डैश पे। और अगर y उल्टा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x बाहर की तरफ आ रहा है, y अंदर की तरफ जा रहा है। बना दोगे नहीं बना दोगे। नेक्स्ट, शो हॉर्स टू फिशर। इसमें क्या करना होता है, शो हॉर्स से फिशर, आप इधर से देख रहे हो, ऐसे ऐसे देख रहे हो, तो इस कार्बन पे लगा C, यहां पे अगर जो आपके सबसे पास है उसको बॉटम पे रखना, और दूर वाले कार्बन का जो सिंगल Y के सिंगल लाइन पे है तो उसको टॉप पे रखना, Z को टॉप पे रखा। अब यहां से देख रहे हो आप, जिसपे C लगा है, जो आपके पास वाला कार्बन एटम है, उस पे B किस तरफ आ रहा है आपके, राइट साइड, A लेफ्ट, B राइट, A लेफ्ट। फिर देखो दूर वाले कार्बन पे Y की साइड है, राइट साइड, और X लेफ्ट। रख दोगे ऐसे, बोलो कोई डाउट है क्या। फिर नेक्स्ट, फिर ये इसमें Y उल्टा कर रखा था, तो पहले क्या करना, Y को सीधा कर देना। कैसे ही करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सोचे सर आप Z को ही नीचे क्यों लेके गए, किसी को ले आओ आप, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अच्छा एक काम करना, गलती ना हो, बिल्कुल गलती के चांस ना रहे, जो सिंगल लाइन है ना उसी को नीचे लेके आना। जैसे Y ऐसे है ना, तो इसको ऐसे कर देना, सिंगल लाइन को ही नीचे लाना, इसके पैरेलल, सिंगल को सिंगल के नीचे लाना, दोनों Y पैरेलल बनाना, ऐसे बना दोगे तो फिर उसके बाद एग्जैक्टली यही फॉलो करना है। घुमा तो सकते हैं ना सिग्मा बॉन्ड को। ठीक, नेक्स्ट, न्यूमैन टू फिशर। इसमें क्या है, आप फ्रंट से देख रहे हो, फ्रंट से देखने में वही तो है ये आपका। अब मैं इसको ऐसे देख के बता रहा था आपको, तो अब आप ऐसे देख रहे हो। ठीक, ऐसे देखने में ये कार्बन बॉन्ड है आगे फ्रंट वाला, उसके C लगा तो C को बॉटम पे। ठीक, अब पीछे वाला रियर के, इसके पीछे पैरेलल, C के पैरेलल कौन आ रहा है, R, वो टॉप पे गया ना, टॉप पे। अब फ्रंट वाले पे देखो, राइट में B, लेफ्ट में A रख दिया। पीछे वाले के रियर के देखो, राइट में Q, लेफ्ट में P रख दिया, ये है। और बोला सर एग्जैक्ट इक्लिप्स ना हो तो एग्जैक्ट इक्लिप्स बनाओ, पहले इक्लिप्स बनाओ, लिख दिया, पहले इक्लिप्स बनाओ। बोलो कोई डाउट है क्या, कर लोगे। और फिर बनाने के बाद जैसे इसको घुमा के बनाया आपने, R यहां ले आए, P यहां ले आए, Q वहां ले गए। ठीक, अब देखो फ्रंट में इस कार्बन के अकेला ये सिंगल लाइन पे कौन है, C नीचे रखा। फिर उसके पैरेलल पीछे कौन है, P, और फिर ये इधर से देख रहे हैं, ये B, ये A इस कार्बन पे, और P वाले कार्बन पे राइट में Q, R, लेफ्ट में Q रख दो। कर लोगे या नहीं कर लोगे, बोलो थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है।